नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम आरओ और एआरओ के लिए आपको पाठ्य सामग्री लगातार उपलब्ध करा रहे हैं और उसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो है कि पूरी शॉर्ट नोट आपके सामने रखेंगे। आप अगर इसे एग्जामिनेशन के दौरान जब आपको खाली समय मिलता है या अपनी पढ़ाई के बाद अगर आप इसे सिर्फ सुन भी भर लेंगे, आप 1.5 स्पीड कर लें, आप 2.0 स्पीड करके तब भी सुन लें, तो भी आपको चीज़ें जो है कि जो कि आपने पहले पढ़ रखी हैं तो ये आपके रिवीजन में बहुत सहायक होगा। बेसिकली ये रिवीजन सीरीज़ जैसी होगी और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, जो भारत का संवैधानिक विकास है ना, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। जो मैंने आपको पहले मॉडर्न की करा रखी है उसमें हम लोगों ने कर रखा है। आप चाहेंगे तो मैं इसको आपके लिए यहाँ पे, आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। असली हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सब भारतीय संविधान सभा के बारे में। इस समय जो सदस्य संख्या की थी कुल वो कितनी थी? 389 थी। ब्रिटिश भारत से 296 लोग थे, देसी रियासत से 93 और महिला सदस्य में कितनी थी? 15। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हुई इसकी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दौरान उद्देश्य प्रस्ताव आया, इसको पेश कब हुआ? ये 13 दिसंबर 1946 को। पेश किसने करा? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पारित कब हो गया? 22 जनवरी 1947 को। इसके जो पदाधिकारी रहे ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो रहे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी रहे। इसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुए। उपाध्यक्ष इसके एच.सी. मुखर्जी हुए। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव हुए। ठीक है। अब आइए संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। कभी कभी क्या होता है कि सीधा पूछा जाता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संघ शक्ति समिति या संघ और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, ये बार बार पूछा गया है, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, पूरे देश में इन्फोर्सेबल हुआ। निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान की गणना की दृष्टि से 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और लगभग 465 अनुच्छेद हैं। संविधान के स्रोत क्या हैं? देखिए, ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, पर जब मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है। इस वजह से इसे यहाँ देख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? देखिए, जब संविधान बन रहा था उस समय हमारे जो संविधान निर्माण करता थे, हमारे संसद सदस्य थे, वो ये चाहते थे कि हम बाहरी दुनिया के जितने संविधान हैं उनके एक समग्रता से उनका अध्ययन करें और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने संविधान में उसको ऐड कर ले, ताकि भारत एक नया देश बन रहा है तो उसके साथ उसके संस्कार, उसके एथिक्स और उनके वैल्यूज़ बहुत हाई रहे। इसलिए अलग अलग देशों से अच्छी जो बातें थी वो हमने निकाल के अपने देश के संविधान में शामिल करने के लिए उसका एक समग्रता से अध्ययन करा, जिसका कुछ जो है कि आपको उदाहरण यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली, एकल नागरिकता ली, विधि का शासन लिया। अमेरिका से हमने क्या लिया? मूल अधिकार लिया, न्यायपालिका स्वतंत्रता ली हमने, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया और विधि के समान संरक्षण। ध्यान रखिएगा, ये आपने ऐसे तो देख लिया, पर आपको जब मिलाने का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? देन आंसर विल बी यूएसए। फाइन। ऐसे ही किसी अन्य को करके पूछ लेंगे वो। तो कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक शासन प्रणाली ली गई, केंद्र व राज्यपाल की नियुक्ति करी गई, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये भी जो है कि कहाँ से लिया गया? कनाडा से। आयरलैंड से क्या लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी, बार बार देखिए आप। नीति निषेध, राष्ट्रपति क्या निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य का जो व्यवस्था है वो ली गई। जर्मनी से हमने आपातकाल लिया। सोवियत संघ यानी कि जो इसको पहले यूएसएसआर कहते थे, आज के दस में इसे रशिया कहते हैं, यहाँ से मूल कर्तव्य की अवधारणा ली गई। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, जो कि आर्टिकल
368 के तहत संविधान का संशोधन भी करना हो तो किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? 368 का प्रयोग करते हैं। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए उद्देशिका और प्रस्ताव हमारे क्या क्या कहा गया है। भारत क्या होगा? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया है कि इस देश का राजकीय कोई धर्म नहीं होगा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं होगा। इस देश का धर्म कुछ नहीं होगा, यह देश सेक्युलर होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। न्याय की अवधारणा, सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सभी को जो है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह न्याय की अवधारणा ली गई। स्वतंत्रता क्या होगा? विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समता कहाँ होना चाहिए? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए। 42वें संविधान संशोधन के नियम 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान देखिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो हमने क्या देखा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कहीं कहीं इस और को भी ना जोड़ लेते हैं और कुल शब्द 4 हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको और को जोड़ते नहीं, कहीं कहीं कुछ एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं जिससे भ्रम की स्थिति बन गई है, पर मूलतः आपके यही तीनों शब्द देखे जाएंगे। आइए, केशवानंद भारती 1973 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। अब आइए नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है? ठीक है, राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित था वो है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्र गीत वंदे मातरम है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आइए, ये बार बार मिलान के क्रम में पूछा जाता है। इसमें देखिए एक कोई ट्रिक जैसा कुछ नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो सबसे पहला बनाना कोई राज्य आंध्र प्रदेश 1953 पे सबसे पहला जो है कि भाषाई आधार पर अलग हुआ राज्य था। ठीक है, आंध्र प्रदेश। गुजरात 1 मई 1960 को बना। नागालैंड 63। आप ये याद रखिएगा कि जनवरी में कौन कौन से राज्य को गठन किया गया था, नवंबर में कितने को किया गया और फरवरी में कितने को करा गया। तो अगर आपने इन 2-4 को याद कर लिया तो बाकी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए राज्यों का गठन जो है ना, उससे महत्वपूर्ण जो तथ्य है उस पर देख लीजिए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो मैंने आपको पहले बताया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और 2 अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजरू थे। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपने जैसे कर्नाटका, केरल, एमपी और राजस्थान, इन सब का कब हुआ? 1 नवंबर को। कब हुआ? 1956 में। अगर आपने ये याद कर लिया ना तो आपको बाकी चीज़ें जो है कि आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट आइए, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 और ये किस भाग में दिया गया है? वो संविधान के 3रे भाग में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 होगा। ठीक है, मूल अधिकार महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में 5 प्रकार की जारी की जाती है। और ये रेटें कौन सी है वो आपको पता है, पर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण।
राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और ये किसके कारण होंगे? वो अनुच्छेद 358 के कारण होंगे। राज्य के नीति निर्धारण तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है इसका उपबंध संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। गैर वाद योग्य है, इसका मतलब ये हुआ कि इसे आप न्यायालय के द्वारा लड़कर लागू नहीं करा सकते। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल कर्तव्य भाग 4A जो कि अनुच्छेद 51 क के भीतर आता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? देश के प्रथम नागरिक होते हैं, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। हालांकि अब इन तीनों सेनाओं के बीच में अच्छा सामंजस्य बैठाने के लिए एक नया CDS का पोस्ट सृजित किया गया है। चीफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट नया सृजित किया गया है, जिसके पहले जो थे वो एक हवाई जहाज प्लेन क्रैश में मारे गए विपिन रावत साहब। और आज की डेट में कौन है? अगर आपको ध्यान हो तो प्रेजेंट टाइम में CDS कौन है, आप उन्हें चाहें तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। आइए राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। इनका निर्वाचन कैसे होगा, शपथ कैसे होगी, योग्यता कैसे होगी, पदावधि 5 वर्ष होगी, कैसे हटाया जा सकता है? वो महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ड्यू टू द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ राष्ट्रपति कैन बी रिमूव्ड। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अब आइए निर्वाचन मंडल क्या होता है और राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। निर्वाचन मंडल में कौन होंगे? संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कौन? जो MLA हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सॉरी मेंबर ऑफ लोअर असेंबलीज। ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें जो है कि भाग लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय की उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो व्यक्ति होंगे वो उनका शपथ दिलवाएंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत के नागरिक हों, ये तो बहुत बेसिक है, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हों। आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कि भारत का PM बनने के लिए कितनी आयु वर्ग का होना आवश्यक है? आप चाहें तो इसे कमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अनुसार लाया जा सकता है। वह किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। ध्यान रखिए, वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी शुरू किया जा सकता है। पारित कहाँ होगा? दोनों सदनों द्वारा अलग अलग होगा, यानी कि राज्यसभा में शुरू किया जाए या लोकसभा में शुरू किया जाए। पारित कहाँ से कराना होगा? अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा में पारित कराना होगा, उसके बाद वापस कहाँ जाना होगा? राज्यसभा में। यहाँ भी पारित कराना होगा, तभी जाके इस पर कोई प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसको जो है कि पारित कराना होगा। ठीक है। अब आइए उपराष्ट्रपति। मैंने कहा ये शॉर्ट नोट है तो इसलिए आपको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आप चाहेंगे तो आपको इसके डिटेल वीडियोस भी मिल जाएंगे। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिसियो। फाइन। निर्वाचन कैसे होगा? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा और ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि ये 5 वर्ष की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद फिर से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जा सकते हैं। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हों, और अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है। अब आइए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आपको बाकी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इनमें शामिल कौन कौन से? प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। नियुक्ति कौन करेगा इनका? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाएगी। लोकसभा के प्रति ये पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती है? उत्तरदायी होती है। यानी कि अगर एक व्यक्ति का भी विश्वास मत नहीं मिला तो यह पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। और इसका प्रमुख कौन होता है? किसका प्रमुख? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होगा
और केंद्रीय मंत्री परिषद हटाया जा सकता है कैसे? लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, जो कि अविश्वास प्रस्ताव होगा, लो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ये फ्लोर टेस्ट होगा कि क्या सदन की कार्यवाही चलाने के लिए और सरकार चलाने के लिए क्या पर्याप्त संख्या जो निर्धारित है उतनी सदस्य संख्या प्रधानमंत्री को सपोर्ट करती है या नहीं, या उस सदन को सपोर्ट करती है या नहीं। इसका आकार कैसे होगा? लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकते। किसके द्वारा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया कि कुल मंत्री परिषद की जो संख्या होगी, जितने सदस्य चुने जाएंगे एमपीज, उनमें से कुल 15% व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया जाएगा और उन्हीं से क्या बनेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। महान्यायवादी जो कि बहुत प्रभावी व्यक्ति है सरकार में, उन्हें बोलते हैं महान्यायवादी, और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनकी व्यवस्था की गई है। नियुक्तिकर्ता कौन है इनका? राष्ट्रपति है। योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की क्षमता होनी चाहिए। अधिकार क्या है इनका? भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। इनका परिचय क्या है? भारत सरकार के सर्वोच्च विधि सलाहकार है। कहीं भारत सरकार का कोई मामला फंसता है तो जो सबसे बड़े वकील हैं भारत के, वो कौन है? महान्यायवादी। वही जाके वहाँ पे बात करेंगे। स्टेट में बात करेंगे तो महान्यायवादी के ही कद का एक व्यक्ति होता है। कहाँ पे? स्टेट में। वो होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 165 के अंतर्गत उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या होगा? ये हालांकि ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, पर सामान्यतः ये अपने पद पर 3 वर्ष तक के लिए बने रहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, वेरी इंपॉर्टेंट, 148 अनुच्छेद के भीतर इसकी व्याख्या है। अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। और कैसे सौंपेंगे? ये वार्षिक आधार पर करेंगे। कार्य क्या होगा इनका? केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना। अब देखिए क्या करेंगे, काम क्या है इनका? पैसे खर्च जब किए जा चुके होंगे राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा, तब उसकी ये क्या करेंगे? ये उसकी ऑडिट कर सकते हैं। ये खर्च करने पर रोक नहीं लगा सकते। ये पैसे खर्च होने के बाद की प्रक्रिया में काम आएंगे। ठीक है, इनका नियुक्तिकर्ता कौन है? वो राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार में किसी भी पद के पात्र ये नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का क्या मतलब हुआ? अब कोई व्यक्ति एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में आने के बाद बनता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में कैग बनता है, तो पहले उसकी उम्र 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 65 वर्ष। लेकिन अगर कार्यकाल में देखेंगे तो 6 वर्ष होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जो 60 वर्ष में कैग बनेगा, वो 65वें वर्ष में रिटायर हो जाएगा और 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद ही उसका 1 वर्ष का कार्यकाल छूटा रह जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 59 वर्ष की आयु में बनता है तो वो 6 वर्ष की कार्यकाल की अवधि भी पूरा करेगा और अपने 65 वर्ष की आयु के सीमा को भी पूरा कर लेगा। ठीक है, अब आइए संसद के अंग में आपको पता है, हमने बहुत बेसिक से पढ़ा है। राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और राष्ट्रपति भी इसका सदस्य होता है। गठन की तिथि कब थी इसकी? 3 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। उच्च सदन को स्थायी सदन कहा जाता है। सदस्य संख्या क्या होती है? निर्धारित होती है। 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ये किसकी बात हो रही है? राज्यसभा की। वर्तमान में 245 है, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है? लोकसभा की। फाइन, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? वो 30 वर्ष है। ठीक है, अब आइए, सॉरी मैंने देखिए आपको यहाँ पे ये कह दिया, ये जो सदस्य संख्या है ना, ये 250 निर्धारित है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे अधिक नहीं होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जिनमें 238 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत होंगे। वर्तमान में 245 कुल सदस्य हैं
5 सीटों पर चुनाव नहीं होता है, इसलिए 233 व्यक्ति निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत होंगे। ये लोकसभा का नहीं बल्कि ये राज्यसभा का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है। सदन का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष। पदेन सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसे डिटेल में इसको मैं क्लियर करा दूंगा आपको। इसके प्रथम सभापति कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आइए, लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत कार्य करती है। इसे निम्न सदन कहा जाता है, जो कि अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री के पास फ्लोर टेस्ट पास करने की क्षमता है, फ्लोर टेस्ट यानी कि लो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी लाया जाएगा, अगर वो उस पर खरा उतरेगा, उसके पास बहुमत है, तब तक जो है कि वो रहेगा। अगर बहुमत में कमी आती है तो सदन कभी भी भंग हो सकता है। इस वजह से लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है। निर्धारित संख्या क्या है इसकी? 550। 530 राज्यों से आएंगे, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे। वर्तमान में 543 हैं, 524 राज्यों से आते हैं और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। सदस्य के निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार रहीं, जो कि बिहार से ताल्लुकात रखती थी। ठीक है। नेक्स्ट आइए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कारण क्या है? किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में, अब जैसे मान लीजिए कि आज एक मुद्दा आता है यूसीसी का, या इसको छोड़ दीजिए, अभी एक मुद्दा आया था वक्फ बोर्ड का। अब इस विधेयक के आने के बाद अगर कोई मान लीजिए कि बीच की स्थिति बनती है तो क्या होगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। अनुच्छेद 108 के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। आहूत मतलब बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। पर अध्यक्षता कौन करेगा इसका? लोकसभा अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बार बार पूछा जाता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत या उसे इनवाइट कौन करेगा? दैट इज राष्ट्रपति। पर उसकी जो प्रेसिडेंशियल पावर होगी वो उसका अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था करेगा, वो संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता करेगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, यहाँ पर नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक की दशा में संयुक्त बैठक न बुलाए जाने का भी प्रावधान है। अब तक कुल कितनी बार बुलाई गई है संयुक्त बैठक? वो है कुल 3 बार। निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वहाँ पे। धन विधेयक 110 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। पेश कहाँ किया जाएगा? सिर्फ लोकसभा में। धन विधेयक की बात हो रही है तो कहाँ पेश किया जाएगा? सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा कब तक रोक सकती है इसको? अधिकतम 14 डेज तक इसको रोक सकती है। वित्त समितियाँ देख लीजिए, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 होते हैं। लोक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य, वैसे ही लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इसका प्रक्रिया आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट होते हैं। ठीक है। अब आइए सीधे उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 34। 33 कुल न्यायाधीश होते हैं, प्लस 1 जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 26 जनवरी 1950 को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय गठन किया गया था। न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? 2/3 बहुमत से सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य। में यहाँ क्या बात हो रही है? प्रेजेंट प्लस वोटेड, उपस्थित होने वाले और वोट करने वाले। अब पता चले उपस्थित तो 500 लोग हैं लेकिन वोट कम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। इनको शपथ कौन दिला रहा है? वो राष्ट्रपति। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पे। कॉलेजियम को लेके भी बड़ी अभी विवाद छिड़ा हुआ था। उसके बाद जो है कि एक NJAC बनाने की बात करी गई थी, नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी, ऐसा कुछ करके बनाने की बात करी गई थी। ठीक है। और कॉलेजियम में शामिल कौन है? आप भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश नियुक्त होने की। सुप्रीम कोर्ट में अर्हता क्या है? भारत का नागरिक हो। उच्च न्यायालय में ऐसे 2 अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय में ऐसे 2 या अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत एक्सपीरियंस्ड क्या हो? वो विधिवेत्ता हो। अब आइए उच्च न्यायालय 204
14 के अधीन, जो कि हाई कोर्ट की बात कर रही है। उच्च न्यायालयों की वर्तमान में कुल संख्या भारत में कितनी है? 25 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। कॉलेजियम कौन है? वही मैंने बताया ना कि उसमें हाई कोर्ट के कुछ वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। न्यायाधीश शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। न्यायाधीश की नियुक्त होने की अर्हता क्या है? भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक प्रैक्टिस करा हो उसने। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु हाई कोर्ट में क्या है? वो 62 वर्ष है। न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, असमर्थता। सिद्ध कदाचार क्या क्या मतलब है? अगर वो कोई घूसखोरी करते पकड़ा जाता है, वो अगर किसी लोलुपता में आकर अपने बयान को बदलने का प्रयास करता है, किसी एक पक्ष को ज़बरदस्ती न्याय या किसी को जो है कि साधना चाहता है, तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। अब जो संसद में बहुमत के प्रकार है ना, इस पर आपको चैनल पे पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी और मेरे चैनल का नाम, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेधावी है। उस पर आप देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेधावी बाई अभिषेक आप डालेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। बहरहाल आइए, राज्यपाल नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पदावधि क्या होगी? राष्ट्रपति के प्रसाद पन्ने होंगी, प्रसाद पर्यंत होगी, पर क्या होगा? 5 वर्ष सामान्यतः रहता ही है। शपथ ग्रहण कब करेगा? वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करेगा। अर्हता क्या होगा? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। उनका कार्यकाल क्या होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, या बिल्कुल वैसा ही जैसा कि केंद्र में पीएम की स्थिति है, वैसे ही राज्य में सीएम की स्थिति है। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य हुए बिना या बिना चुनाव लड़े भी किसी भी मंत्री पद को धारण कर सकता है, लेकिन वह मंत्री पद कब तक धारण कर सकता है? अधिकतम 6 माह तक। और जैसे ही 6 माह बीतेगा उसे अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, या उस समय हुए किसी उप चुनाव में भाग लेकर अगर वो जीतता है तो उस मंत्री पद को वो कंटिन्यू फिर से कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर से शपथ लेनी पड़ेगी। आकार क्या है? वही राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक होनी चाहिए। जितने मंत्री बन रहे हैं या जितने उस राज्य की, संबंधित राज्य की जितनी भी सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन हुए सीटों पर कुल 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं, कोई और मंत्री नहीं बनेगा। लेकिन 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। 12% नहीं, 12 नंबर है कि किसी राज्य में कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार कौन है? राज्य का महाधिवक्ता, जिसके बारे में आपसे बात करी मैंने। 165 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जो है कि जिक्र किया गया है। नियुक्तिकर्ता इसका कौन होगा? राज्यपाल होगा। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। जैसे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति यहाँ पे राज्यपाल कर रहे हैं और इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, वैसे ही महान्यायवादी की स्थिति है सेंटर में। ठीक है। अब आइए, राज्य विधानमंडल के अंग राज्यपाल, विधानसभा और अगर विधान परिषद हो तो। विधान परिषद हो तो का क्या मतलब है? 6 राज्यों में ही विधान परिषद अभी के डेट में कार्य कर रही हैं, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, यानी कि एकल सदस्यीय या एक सदनीय व्यवस्था कर रही है। 2 सदनीय व्यवस्था सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है। अब आइए विधानसभा पे। सदस्य की अर्हता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और सीटों की संख्या क्या होगी? अधिकतम किसी राज्य में सीट कितनी होगी? 500। न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम कितनी होगी? 60। पर अपवाद इसमें क्या है? सिक्किम में सिर्फ 32 हैं और गोवा तथा मिजोरम में 40 सीटें। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य अपना है 403। 403 सबसे ज़्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा है। न्यूनतम सीटों वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। सदस्यता कैसे समाप्त होगी? सदन की बैठक से बिना अनुमति के 60 दिनों तक, यानी कि 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहना और साथ में बिना किसी सूचना के। ठीक है। विधान परिषद क्या है? सदस्यों की संख्या क्या होगी? न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। राज्यसभा विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3 होना ही चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। और सदस्य बनने हेतु अवरता भारत के नागरिक की होनी चाहिए और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। किसके लिए? विधान परिषद के लिए। ठीक है। और यह किसी भी राज्य का स्थायी सदन है। ठीक है।
अब आइए, ये चीज़ें देख लिया आपने। आइए इसको भी क्लियर करते चलिए। संविधान संशोधन अनुभाग 20 और अनुच्छेद 368। इसके लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि संसद संविधान में किसी भी उपपद में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। संविधान स्वयं में परिवर्तन भी कर सकती है। किस अनुच्छेद के आधार पर? 368 के अनुसार। संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत, कैसे विशेष बहुमत, अर्थात उस सदस्य के कुल संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होगा तो ऐसे में क्या होगा, कम से कम जितने भारत में स्टेट्स हैं उनमें से 50% यानी कि 50% राज्यों का मंजूरी लेना आवश्यक रहेगा। केंद्र तथा राज्य कार्यपालिका की शक्ति को विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन भी कैसे किया जा सकता है? संशोधन के माध्यम से। जीएसटी परिषद 7वीं अनुसूची, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। इसका क्या मतलब है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 है, इसमें भी चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? 368 का ही प्रयोग किया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ठीक है, ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर और स्टंप है? अगर आपको लगता है तो आप उसका जवाब मुझे दे सकते हैं। स्थानीय स्वशासन प्रणाली कब लाया गया? इसका जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। राज्य सूची का विषय है। इसमें कुल विषय कितने हैं? 18 हैं। शुभारंभ कब हुआ इसका? पंचायती राज प्रणाली का 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शुरुआत किया गया। संवैधानिक दर्जा इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 से ये ढंग से लागू हो गया। पंचायती राज स्तर का प्रणाली का जो स्तर होगा वो क्या होगा? वो त्रिस्तरीय होगा। ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। और पंचायती राज प्रणाली में कुल विषय कितने होंगे? वो होंगे 29। कहाँ शुरू की गई? आपको ढंग से पता है, राजस्थान के नागौर जिलों में। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर स्थानीय स्वशासन प्रणाली के आज के स्वरूप को हम देखते हैं। और साथ में नगरीय शासन प्रणाली, इसको संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया, 1 जून 1993 से लागू है। नगरीय स्वशासन प्रणाली कब हुआ? 74वें संविधान संशोधन में। ठीक है, पंचायती राज कब हुई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। नगरीय स्वशासन प्रणाली में भी स्तर कितने होंगे? वो 3 होंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। पंचायती राज की प्रमुख समितियां देख लीजिए। अशोक मेहता समिति 1977 में, इनका सुझाव क्या था कि जैसे भी देखिए यहाँ पे पढ़ा ना, नगर के भी कितने हैं? 3 हैं और पंचायती राज के भी 3 हैं, पर ये चाहते थे कि यह 2 स्तरीय हो। ठीक है, इनकी भी एक रिकमेंडेशन आई थी पर उस पर नहीं किया गया। हालांकि इन पर भी कोई विशेष बात नहीं की गई। वैसे पीके थुंगन पर भी बहुत विशेष चीज़ें नहीं गई। बलवंत राय मेहता 1957 द्वारा प्रमुख सुझाव त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का दिया गया, ग्राम, खंड और जिला पंचायत का। पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, शहरों में पार्षदों का चुनाव होता है, ये आयोजन कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। कितनी? 1/3। कार्यकाल 5 वर्ष का है। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त सीट पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? सिर्फ सुझाव देना। संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारा करने के संबंध में है। राज्यों को अनुदान सहायता देने के संबंध में है। राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। रिपोर्ट सौंपता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को सब रिपोर्ट सौंपता है। संरचना कितनी है इसकी? 1+4 नेचर की है, यानी कि 1 इसका अध्यक्ष होगा और 4 इसके सदस्य होंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष पहले कौन रहे? केसी नियोगी। ठीक है, और 15वें यानी कि 8वें कौन है? एन के सिंह।
निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तत्कालीन पीएम राजीव जी थे। ठीक है, विधिक अधिकार क्या है? मतदान का अधिकार क्या है? वो एक विधिक अधिकार है। ठीक है, कहीं कहीं ये मूल अधिकार भी होता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, विधिक अधिकार है। देखिए उसमें आपको डिटेल में बताता हूँ। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जब इसे संसद में पेश किया गया तब यह क्या हुआ? ठीक है, विधिक अधिकार हुआ। ठीक है, लेकिन अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनना और स्वयं को चुनाव में खड़े करके प्रत्याशी के रूप में भाग लेना, ये हमारा मूल अधिकार भी है। तो जब कभी आपको विधिक और मूल अधिकार में दिक्कत हो तो फिलहाल तो आप विधिक के साथ जाएं। बहुत इशू आए तो प्रश्न की अपेक्षाओं को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है कि उत्तर का चुनाव करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर क्या बनता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए उस पर इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. शर्मा देवी थी। वेतन, भत्ते और इनके लाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। और ये किसके किसके चुनाव को कंडक्ट कराते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, लोकसभा और राज्यसभा का, विधानसभा और विधान परिषद का। ठीक है, आपात उपबंध भाग 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के कारण राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 356 लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है। कारण क्या होना चाहिए? युद्ध होना चाहिए, बाह्य आक्रमण होना चाहिए या सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान द्वारा इसे जो है कि प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इसकी घोषणा कब हुई है? 3 बार हुई, 1962 में, 71 में और 75 में। आपको पता होगा कि इस दौरान हमारे देश से बाहरी विदेशी शत्रुओं से जो है कि युद्ध चल रहा था। घोषणा कौन करेगा? इसका राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके सलाह पर करेगा? मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर। लेकिन कौन सा मंत्रिमंडल? जो सेंटर का है, केंद्र का है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत में 1 माह के भीतर इसे पारित कराना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना भी आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर इसे पास करना आवश्यक है। देखिए, संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, उन्हें बहुत ज़रूरी है देखना। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समस्या संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 21वां संविधान संशोधन क्या है? 1967 15वीं भाषा के रूप में इसे जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। संसद को अधिकार दिया गया कि संविधान किसी भी मूल भाग में भी परिवर्तन कर सकती है, यानी कि संविधान स्वयं में किसी भी भाग का परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए भी बाध्य है। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। 36वें के द्वारा 1975 में जो हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंड शब्द जोड़े गए। मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 क जोड़ा गया। उद्योगों में प्रबंध एवं कर्मकारों का भाग लेना 1943 क जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण, ये इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 48 भी जोड़ा गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी करा दिया गया। लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेजने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, परंतु पुनः विचार के बाद वापस से अगर वो बिल आए तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी मंजूरी देनी बाध्यकारी हो जाएगी। लोकसभा एवं विधानसभा कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया।
राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित करता है, वो उसके लिए कोई स्वविवेकी शक्ति उसके पास नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार सूची घटाकर 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत लोकसभा और विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष करी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 हुआ। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, जिसको हम NCR कहते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान देने का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और इन्हें निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया इनके लिए। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का उपबंध किया गया। मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने के माता पिता को इसके कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। 89th अमेंडमेंट 2003, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के लिए अलग से आयोग की व्यवस्था कराई गई। 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है, किसी भी मंत्रिपरिषद में यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य मंत्रिपरिषद का आधार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, किंतु न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। इसी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 22 हो गई। 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 किया गया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की व्यवस्था करी गई। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन 2016, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की सुविधा, जिसको GST कहा जाता है। 102वां संविधान संशोधन यानी कि 102nd अमेंडमेंट 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया। आइए 103वां संविधान संशोधन 2019, EWS के लिए 10% का आरक्षण। 104 संविधान संशोधन 2019, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021, राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक और परिशिष्ट वर्ग के लिए पहचान एक सूची के द्वारा करी जाएगी। राज्यों को अधिकार 102वें संविधान संशोधन के द्वारा छीन लिया गया था। संविधान के कुल भाग ये सामने रहे, इसे आप देख लीजिएगा। मैं 1 सेकंड के लिए इसे रोक दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक के भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। पहली अनुसूची राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र। दूसरी राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कैग को मिलने वाला वेतन और भत्ते तथा पेंशन। तीसरी, भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप। चौथी क्या है अनुसूची, क्या कहती है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करा जाएगा। 5वीं अनुसूची क्या कहती है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन के नियंत्रण के बारे में इस पर उपबंध बनाया गया है। 6ठी अनुसूची कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध किया गया। 7वीं अनुसूची क्या कहती है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा किया जाएगा। 8वीं अनुसूची भाषाएं, कुल 22 भाषाओं को मान्यता। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधि मान्यीकरण। 10वीं दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंध किया गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। 12वीं नगर पालिका को और शक्तियाँ तथा प्राधिकार के उत्तरदायित्व। देखिए, भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको यहाँ दिया गया है। ठीक है, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 आपको पता होगा, 3 भी इससे संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है,
अनुच्छेद 14 से 19 तक स्वतंत्रता की बात करी गई है और इसमें विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता की बात करी गई है। 20 बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 और 21A जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए वो, तथा 21 अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ठीक है, ये देख लीजिए। साथ ही इधर आ जाइए आप, आर्टिकल 30 और 29 किससे संबंधित हैं? माइनॉरिटी से संबंधित हैं। किससे? माइनॉरिटी से संबंधित है। ठीक है, बाकी आप ये सब देखते चलेंगे। इनमें से बहुत ज़रूरी आपको नहीं है, पर कुछ कुछ बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोकता रहूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप थोड़ी देर बाद अपने आप इसे सिर्फ सुन लें। ठीक है, इनमें जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए बहुत हो हल्ला या बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए पर्याप्त होगा। और हम चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की अन्य सामग्री भी देते रहें। अगर आपको ये चीज़ें ठीक लग रही हैं तो आप इसे अपने रिवीजन में ऐड कर सकते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में आपके लिए और भी कुछ ठीक कंटेंट लेके आएंगे, जिससे आपकी तैयारी को और धारदार बनाया जा सके और आपकी सिलेक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।